हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम प्यारा मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो हमारा चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो प्रीवियस क्लास थी इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें हमने फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। फीमेल के जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर होती है, क्या शेप होती है और किस किस तरीके से कौन सा ऑर्गन काम करता है। ठीक है माय डियर। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स थे उसके बारे में हम थोड़ी बात करें तो हमने क्या बताया था आपको कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वो हमें बाहर से विजुअलाइज होते हैं। ठीक है। बाहर से विजुअलाइज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। उनको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था वल्वा। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? वल्वा। फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हमने कहा क्या? वल्वा। वल्वा में हमने देखिए क्या क्या बात की थी। मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस और यूरिथ्रा, यूरिथ्रा और वेजाइना। और एक क्या था हमारा? वेस्टिब्यूल्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स, एक्नी ग्लैंड्स। ये सब हमारे किस में पाए गए थे? फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में। वेजाइना, देखिए इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में वेजाइना का ओरिफिक जो दिखता है वो एक्सटर्नल में दिखता जरूर है, लेकिन वेजाइना किसमें इंक्लूडेड है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में। किसमें? फीमेल के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में वेजाइना को इंक्लूड किया जाता है, ना कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में। ठीक है माय डियर। तो आप बात करते हैं हम किसके बारे में? फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है क्या? वेजाइना। देखिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो बाहर हमारी स्ट्रक्चर आ गई थी, उनके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। कहाँ से स्टार्ट होता है? वेजाइना। सबसे पहले क्या आती है? वेजाइना। ठीक है। वेजाइना के बाद में आता है क्या? सर्विक्स। वेजाइना के बाद में ये जो पार्ट है वो क्या है हमारा? सर्विक्स। इसमें दो ओस पाए जाते हैं, एक इनर ओस और एक आउटर ओस। इनर ओस को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल ओएस। ठीक है। और आउटर को क्या बोलते हैं? आउटर ओएस। ठीक है। सर्विक्स में दो ओस पाए जाते हैं, इंटरनल ओएस और आउटर एक्सटर्नल, सॉरी आउटर को क्या लिख दो आप? इंटरनल ओएस हो गया और एक्सटर्नल ओएस हो गया। एक्सटर्नल ओएस और इंटरनल ओएस, दो ओएस पाए जाते हैं किसमें? सर्विक्स में। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यूटेरस। क्या आ गया हमारा? यूटेरस। यूटेरस एक कैविटी होती है, लार्ज कैविटी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। तो ये कैविटी क्या हो गई हमारी? यूटेरस। फिर और अगर आगे चलते हैं तो ये हो जाता है हमारा क्या? फंडस। ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। फंडस से हम साइड में चलेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा, छोटा सा पार्ट है, छोटी सी ट्यूब दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्यूब है इसको पूरी को तो क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। इस पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। लेकिन इसके भी अगर इसको पार्ट में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट में, तो ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है। दूसरा जो पार्ट आता है ये वाला, ये स्ट्रेट जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस्थमस। तीसरा जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट आता है वो आता है क्या हमारा? एम्पुला। तीसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है हमारा? एम्पुला। एम्पुला आपको लार्जेस्ट दिख रहा है, वाइड दिख रहा है और थोड़ा लॉन्गेस्ट भी होता है। लॉन्गेस्ट होता है और वाइडेस्ट होता है। ठीक है। थोड़ा लंबा भी ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग कंपेरिजन टू अदर पार्ट। लंबा भी ज्यादा होता है और वाइडेस्ट भी होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है क्या हमारा? एम्पुला के बाद में आता है हमारा क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है। और इनफंडिबुलम पार्ट क्या करता है? ओवेरी को पकड़े रखता है। जैसे अपना सिकंज होता है, जैसे पंजा होता है, तो इनफंडिबुलम एक पंजे टाइप का होता है। ठीक है। पंजे टाइप का होता है, ओवेरी को इस तरीके से पकड़े हुए रखता है। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ओवेरी। ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ओवेरी। ठीक है। और ओवेरी के जो लिगामेंट्स होते हैं
वो हमारे यूटेरस से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से कुछ मसल लाइक स्ट्रक्चर, कोई फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिगामेंट्स होते हैं, जिससे ओवेरी हमारे यूटेरस से जुड़ी रहती है। ठीक है, फीमेल के यूटेरस से ओवेरी इस तरीके से कनेक्ट रहती है ताकि वो डिसलोकेशन ना हो। ठीक है, तो ये है हमारे पूरे स्ट्रक्चर की। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये बायलैटरल होती है, ये यूटेरस के बायलैटरल होती है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, दोनों तरफ पाई जाती है। लेकिन जब हमारा जब क्या होता है, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हैं, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हैं तो एक ही फेलोपियन ट्यूब काम करती है, क्योंकि ओवम क्या होता है, जो ओवेरी से क्या निकलता है, ओवम। ओवम यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ आ आएगा किसमें, एम्पुला में। एम्पुला में ही क्या होते हैं, स्पर्म जाके ओवम से फ्यूजन करते हैं। एम्पुला में ही ओवम क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो काम है, जो ओवम रिलीज हो रहा है, केवल एक ही फेलोपियन ट्यूब से, एक ही ओवेरी से निकलेगा। ठीक है, एक ही ओवेरी से निकलता है। अब वो इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता कि किससे ओवेरी से ओवम का निकलना है। ठीक है, अगर इस ओवेरी से निकला ओवम तो यहाँ फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर इस ओवेरी से निकला ओवम तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म दोनों साइड ट्रेवल करेंगे, दोनों साइड जाएंगे, दोनों साइड ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन जिस तरफ क्या होगा, ओवम प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसी तरफ से ओवम यहाँ यूटेरस के अंदर एंट्री करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ ओवम रिलीज हुआ, ओवेरी से ओवम यहाँ रिलीज हुआ, एम्पुला में पहुंचा, स्पर्म आए, स्पर्म ट्रेवल करते हुए आए, इधर भी चले गए और इधर भी चले गए। ओवम किस साइड है, इस साइड, तो यहाँ आएंगे, यहाँ फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ से ट्रेवल करता हुआ किसमें आ जाएगा, यूटेरस में। यूटेरस में आने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका अटैचमेंट हो जाएगा किससे, यूटेरस से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का प्रोसेस होता है। एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, वेजाइना की। सबसे पहले अगर वेजाइना की बात की जाए तो ये क्या है, नॉन कैरोटिनॉइड। नॉन कैरोटिनॉइड क्या है, स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, नॉन कैरोटिनॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये बनी हुई किसकी रहती है, नॉन कैरोटिनाइड, नॉन कैरोटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम। नॉन कैरोटिनाइड सेक्वामस, सॉरी स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम की बनी हुई रहती है क्या, हमारी वेजाइना। और जो हमारा लेविया मेजोरा पाया गया था, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पाए गए थे, वो हमारे किसके बने हुए रहते हैं, जिसमें लेविया मेजोरा ओनली। ठीक है, लेविया मेजोरा है वो किसकी बनी हुई रहती है, हमारे कैरोटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम की, जो डार्क पाई गई थी, पिगमेंटेड पाई गई थी, हेयरी पाई गई थी, जिसमें सिबासियस ग्लैंड प्रेजेंट थी। ठीक है, तो वेजाइना की बात करें तो नॉन कैरोटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सेक्वामस एपिथेलियम की ये बनी हुई रहती है। और इसको क्या भी बोलते हैं, और ये बनी होती है सब, ये बनी हुई होती है फाइब्रो, ये तो टिश्यू की बात हो गई। और क्या बनी हुई रहती है, इसमें फाइब्रस पाए जाते हैं, तो ये बनी हुई होती है फाइब्रो मस्कुलर, फाइब्रो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज की ये बनी हुई रहती है। फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के होल ट्यूब होती है, होल ट्यूब होती है या टनल होती है। ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर होलो कने होलो होलो स्ट्रक्चर होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है, नॉन कैरेटिनाइड होती है, सेक्वामस एपिथेलियम की अंदर लेयर पाई जाती है। ओके माय डियर, इतना समझ में आया आपको। अगले पॉइंट की इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो वेजाइना के अंदर क्या होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस, डक्टलेस जेनिटल ऑर्गन। इसके अंदर कोई भी डक्ट या ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसके अंदर जो भी सीक्रेशन होते हैं वो बाहरी स्ट्रक्चर से ही रिलीज किए जाते हैं, या फिर यूटेरस सर्विक्स से ही जो सीक्रेशन होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं। इसका अपना कोई सीक्रेशन नहीं होता, अपना कोई हार्मोन नहीं होता, अपनी कोई ग्लैंड नहीं होती है। डक्टलेस ग्लैंड होती है क्या, वेजाइना। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो स्किन के फोल्ड होते हैं। ठीक है, स्किन के इसके अंदर फोल्ड पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको क्या बोलते हैं, रागी बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, रागी बोलते हैं। स्मॉल फोल्ड फाउंड इन द वेजाइना।
स्मॉल फोल्ड फाउंड इन द वेजाइना नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, रागी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रागी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रगी, जो क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रेवलिंग में हेल्प करते हैं। कोई भी स्पर्म जो आते हैं फीमेल के अंदर, वेजाइना के अंदर, उनको ट्रेवलिंग में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर ये स्लेट होगी, ये फ्लैट होगी, तो क्या करेंगे, स्पर्म को ट्रेवलिंग करने में थोड़ी क्या होगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए क्या बोलते हैं, रगी पाई जाती है, जो आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है किसको, स्पर्म को। ओके माय डियर, आगे अगर बात करें वेजाइना के बारे में, इतना लिख लिया आपने। आगे देखिए, आगे बात करें वेजाइना के बारे में, इसकी साइज शेप की बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। साइज की बात करें तो वेजाइना लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर किसकी, वेजाइना की लेंथ पाई जाती है। कितनी, 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जाती है। ओके माय डियर, जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है, देखिएगा वेजाइना इस तरीके से होती है, इस तरीके से वेजाइना। अगर मान लो एक फीमेल इधर मुंह करके खड़ी है, स्ट्रेट खड़ी है, तो वेजाइना थोड़ी तिरछी होती है। ठीक है, तिरछी होती है, और इस तरीके से ये सर्विक्स इस पे पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सर्विक्स पाया जाता है। तो इसकी जो एंटीरियर वाल, ये वाली वाल कौन सी हो गई, एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर वाल। तो एंटीरियर वाल जो होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वाल होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। पोस्टीरियर वाल होती है इसकी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, पोस्टीरियर वाल होती है 10 सेंटीमीटर की। ऑल ओवर बात करें वेजाइना की, तो ये कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर पाई जाती है इसकी क्या, लेंथ। विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो इसका चौड़ाई कोई फिक्स नहीं होती है। एट द प्यूबर्टी अलग होती है इसकी विड्थ, और रिप्रोडक्टिव एज में अलग होती है, और एट द म्यूनोपॉज इसकी विड्थ अलग होती है। तो ये हार्मोनल पे डिपेंड करता है कि इसकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, एट द इंटरकोर्स इसकी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसकी विड्थ कोई फिक्स नहीं होती है। इसी स्ट्रक्चर में अगर बात करें, देखिएगा फीमेल को स्ट्रेट खड़ी है, कोई फीमेल अगर स्ट्रेट खड़ी है तो उसकी वेजाइना इस तरीके से होगी। देखिएगा, जो ये क्या हो गई, बॉडी सरफेस की बेस लाइन हो गई। तो बेस लाइन से अगर कोई फीमेल स्ट्रेट खड़ी है तो वेजाइना क्या होगी, अपसाइड और बैकवर्ड। क्या होगी, अपवर्ड और बैकवर्ड, मतलब कि ऊपर की साइड चलेगी। फीमेल इस तरीके से खड़ी है तो वेजाइना उसकी ऊपर की साइड होगी, और पीछे की साइड झुकी हुई रहेगी, अपवर्ड और बैकवर्ड, इस तरीके से होती है। और इसका जो सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होता। सर्विक्स क्या करता है, देखिएगा ये कितने डिग्री का एंगल बना, 45 डिग्री का एंगल। वेजाइना बॉडी लाइन जो बेस लाइन होती है उससे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपवर्ड और बैकवर्ड होती है। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, इससे स्ट्रेट जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किससे, वेजाइना से। ये वेजाइना हो गई, और इसने क्या बना दिया, सर्विक्स इस तरीके से स्ट्रेट रहता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, आगे क्या आती है हमारा, आगे आता है यूट्रस। तो यूट्रस हमारा इस तरीके से सिचुएटेड रहता है, और ये आपको जो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। जो यूटेरस होता है वो इस तरीके से कर्व होता है, इस तरीके से कर्व शेप में प्रेजेंट होता है क्या, यूट्रस। और कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, देखिएगा ये है क्या, सर्विक्स। सर्विक्स की इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कर्व वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का। तो ओवरऑल हम जो एंगल्स की बात करें कि तीनों ऑर्गन आपस में किस तरीके से सिचुएटेड रहते हैं, कौन कौन से एंगल बनाती है, तो देखिएगा ये हमारी क्या है, बेस लाइन है बॉडी की। फीमेल इस तरीके से स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट खड़ी है। वेजाइना यहाँ से एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से स्टार्ट हुई, पीछे की साइड जाती है, तिरछी इस तरीके से प्रेजेंट होती है पीछे, और अपवर्ड, बैकवर्ड और अपवर्ड प्रेजेंट होती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और वेजाइना से सर्विक्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरीके से हो गई वेजाइना, इस तरीके से हो गई वेजाइना, ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, इस तरीके से एंगल बनाती है। ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल। और जो हमारा
यूटेरस होता है वो इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है, इस तरीके से कर्व होता है। वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का एंगल। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कैसा दिख रहा है हमें, जैसे बाबा जी का ठुल्लू जो बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके से हमारा ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से तीनों एंगल बनाए जाते हैं। ये हो गई आपको कैसी पोजीशन होती है, कैसी सिचुएशन होती है हमारे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की। अब देखिएगा यहाँ बात करें इसके पीछे की साइड पोस्टीरियरली कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पाया जाता है हमारा पाउच ऑफ डगलस। ये जो कैविटी होती है, एक कैविटी पाई जाती है जिसको पेरिनियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है, पेरिनियल कैविटी बोलते हैं। इसको नाम देते हैं हम पाउच ऑफ डगलस। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पाउच ऑफ डगलस के बारे में पूछ लिया जाता है कि यूट्रस के पीछे की साइड कौन सा पाउच पाया जाता है, कौन सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। जो भी अगर मान लो एट द डिलीवरी या फिर एट द फिटल लाइफ अगर यूटेरस ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, यूटेरस ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, फटने की नौबत आ जाती है, फट जाता है, रप्चर हो जाता है यूटेरस, तो जो इसका सीक्रेशन है कहाँ जाएगा, कैविटी के अंदर जाएगा। कौन सी कैविटी के अंदर जाएगा, पाउच ऑफ डगलस के अंदर हमें इसका सीक्रेशन देखने को मिलेगा। जो भी इसका सब्सटेंस है किसके अंदर फिल होगा, पाउच ऑफ डगलस के अंदर। इसके पीछे की साइड कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, इसके पीछे की साइड आ जाता है हमारा क्या, रेक्टम। पीछे की साइड क्या आ जाता है, रेक्टम। आगे की साइड अगर बात करें वेजाइना के एंट्रीलियल सॉरी यूटेरस के एंट्रीलियरली क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर और इस तरीके से वेजाइना के अपर साइडेड में क्या ओपनिंग हो जाती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। ये हो गया यूरिथ्रा, ये हो गया क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो आगे पाया जाता है यूटेरस के आगे की साइड में पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की साइड में पाया जाता है रेक्टम। ओके माय डियर, अब बात करें देखिएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यूटेरस की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा अगर यूटेरस हमारा एनलार्ज होगा, प्रेशर पड़ेगा दोनों साइड, इधर की साइड भी प्रेशर पड़ेगा और इधर की साइड भी प्रेशर पड़ेगा। आगे की साइड प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, आगे की साइड प्रेशर पड़ेगा तो हमारा ब्लैडर क्या होगा, सप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से हमें क्या देखने को मिलेगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। क्या देखने को मिलेगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन का बार बार आना। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन का बार बार आना, इरेगुलर इनकॉन्टिनेंस यूरिन का आना, किस वजह से आना, यूटेरस की साइज के एनलार्जमेंट की वजह से ब्लैडर का कंप्रेस हो जाना, और इस वजह से बार बार हमारा क्या होता है, फीमेल का यूरिन पास आउट होता है, यूरिन करने की उसकी इच्छा होती है क्योंकि प्रेशर पड़ता है किस पे, ब्लैडर पे। पीछे की साइड चले, पीछे की साइड अगर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, ये ट्यूब रेक्टम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। रेक्टम क्या हो जाती है, इसकी ट्यूब सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होने से हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर प्रेगनेंसी होती है किसी फीमेल को, यूटेरस का एनलार्जमेंट हो जाता है, आगे की साइड सप्रेस होता है तो आगे प्रेजेंट होता है ब्लैडर, ब्लैडर के दबने से, प्रेस होने से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हमें देखने को मिलता है। अगर यूटेरस के बढ़ने से पीछे वाली वाल पे सप्रेस पड़ता है, कंप्रेशन होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, रेक्टम का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, सप्रेस देखने को मिलता है, और उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। मतलब कि एक प्रेग्नेंट फीमेल बार बार तो जाएगी यूरिन के लिए, लेकिन उसको फिकल को पास आउट करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो ये थी हमारे इसकी कुछ पोजीशंस के बारे में, आपको समझ में आया कैसे कैसे कहाँ सिचुएटेड होती है, क्या इसकी शेप होती है, पीछे कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, आगे कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। और लेटरली अगर इसकी बात करें तो वेजाइना के लेटरली में पाई जाती है बार्थोलिन ग्लैंड, जिसकी बात हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कर ली थी। लेटरली पाई जाएगी इस साइड बार्थोलिन ग्लैंड, और उस साइड क्या पाया जाएगा इसमें, यूटेरस। लेटरली क्या पाया जाएगा, यूटेरस। इस साइड तो आ गया यूटेरस, और वेजाइना के इस साइड आ गया यूटेरस, और इस साइड आ जाता है क्या, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओके माय डियर, आई होप आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी।
अब आगे बात करें वेजाइना के बारे में। इसके अगर पीएच की बात करें तो वेजाइना का देखो पीएच पाया जाता है, वेजाइना क्या होती है, एसिडिक नेचर में प्रेजेंट होती है। वेजाइना क्या होती है, एसिडिक नेचर में प्रेजेंट होती है। पीएच क्या होता है इसका, एसिडिक होता है। इसका पीएच 4.5 से 5.6 तक इसका क्या पाया जाता है, पीएच पाया जाता है। ओके माय डियर, ये पीएच एसिडिक जो पीएच होता है ये प्यूबर्टी से पहले डिफरेंट पाया जाता है, हो सकता है वो एल्केलाइन हो। एट द प्यूबर्टी, एट द प्यूबर्टी हमें एसिडिक पीएच इसका फीमेल का देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है एसिडिक पीएच, क्योंकि वेजाइना में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, लैक्टोबैसिलस। वेजाइना के बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल फ्लोरा जिसको बोलते हैं, क्योंकि कोई हार्म नहीं पहुंचाता ये शरीर को, फीमेल के शरीर को, बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। वेजाइना का इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। एक नॉर्मल फ्लोरा होता है ये किसमें, वेजाइना में। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस को हम क्या बोलते हैं, डोडरलिन, डोडरलिन बेसिलाई। इसको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज डोडरलिन बेसिलाई। जो लैक्टोबैसिलस है उसका दूसरा नाम क्या है, डोडरलिन बेसिलाई है। इस डोडरलिन बेसिलाई के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है, तो क्या नाम दोगे आप उसमें, डोडरलिन बेसिलाई भी ऑप्शन में हो सकता है, या फिर लैक्टोबैसिलस भी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बैक्टीरिया होते हैं। अब जो लैक्टोबैसिलस है ये किस स्पेसिस से है, ये लैक्टिक एसिड के स्पेसिस है। लैक्टोबैसिलस किसकी स्पेसिस है, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्पेसिस से। ये दही में भी पाया जाता है, जो कर्ड होता है, जो दही होता है उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, उसी की स्पेसीज है। ठीक है, अब ये जो डोडरलिन बेसिलाई है ये एसिडिक नेचर कैसे बनाता है, ये क्या करता है, जो वेजाइना की लेयर होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन। वेजाइना की सरफेस पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है स्टोरेड फॉर्म में। ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है। डोडरलिन बेसिलाई, डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड कैसे बनाता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लैक्टोबैसिलस एट प्यूबर्टी ही प्रेजेंट होता है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी ही देखने को मिलता है हमें, किसमें, वेजाइना में। बिफोर प्यूबर्टी ये एब्सेंट होता है, तो इसका एस्ट्रोजन हार्मोन से भी कोई ना कोई रिलेशन है। एस्ट्रोजन हार्मोन से भी इसका क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है, इसीलिए ये हमें आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिलता है। हो सकता है कि जो ये लैक्टोबैसिलस है ये एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में तोड़ता है, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है क्या यही रीजन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है किसकी प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के आने के बाद। किसके, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में तोड़ता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमें जो एसिडिक पीएच है वो आफ्टर प्यूबर्टी ही देखने को मिलता है। तो ये हो गई ऑल ओवर हमारे किसकी, वेजाइना के बारे में चर्चा। ओके माय डियर, वेजाइना के अगर फंक्शंस की बात करें देखिएगा तो ये किस किस में हमारी हेल्प करती है, वेजाइना किसकी, फिटल पासेज में हेल्प करती है, इसको फिटल पासेज वे या फिटल पासेज कैनाल बोलते हैं, या फिर बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, क्योंकि फिटस को
पास आउट करने में, बाहर एक्सपेल आउट करने में क्या करती है, इंपोर्टेंस होती है। दूसरी बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोवाइड करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या काम करती है, और काम करती है ये मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको एक्सपेल आउट करने का काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सपेल आउट करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये तीन फंक्शन करती है जो हमारी बॉडी को, मैकेनिज्म को बनाए रखने में मदद करती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पास आउट करने में हेल्प करती है, और बर्थ कैनाल बोला जाता है क्योंकि ये फिटस को पास आउट करने में भी हेल्प करती है। तो ये हो गई हमारे लगभग सारी वेजाइना के बारे में ऑल ओवर डिस्कशन। अब नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, नेक्स्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सा है हमारा, सर्विक्स। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा सर्विक्स। अब सर्विक्स के बारे में अगर बात की जाए, सर्विक्स की ये क्या होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसका, सर्विक्स का, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, सर्विक्स की। ओके माय डियर, ये इंटरनल ओएस पाया जाता है यहाँ पर, इंटरनल ओएस पाया जाता है। ये एक स्पिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्या होती है, स्पिस्टर होता है जो इनर साइडेड से बंद होता है। ये एक्सटर्नल स्पिस्टर होता है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल ओएस। ये बाहर वाला स्पिस्टर होता है, ठीक है। दो स्पिस्टर पाए जाते हैं जहाँ से स्पर्म क्या होते हैं, अपर साइडेड ट्रेवल करते हैं, इन्हीं के माध्यम से करते हैं। ओके माय डियर, इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इंटरनल जो ओएस होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इंटरनल ओएस वो होता है वो क्लोज हो जाता है प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, ताकि फिटल बाहर एक्सपेल आउट ना हो, अबॉर्शन ना हो। इसीलिए क्या होता है, ये इंटरनल ओएस बंद हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में बंद हो जाता है, तो वो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इट्स हेल्प, किसमें हेल्प करता है, इंटरनल ओएस के क्लोजिंग में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको ये पूरी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी के लिए यूजेबल होता है। पूरी प्रेगनेंसी को 9 महीने, 9 मंथ बनाए रखने का जो काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी को बनाए रखता है 9 महीने तक। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी आ गई तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा, इंटरनल ओएस ओपन हो जाएगा, पूरी वाल जो है लूज हो जाएगी, और क्या होगा, फिटल बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, सर्विक्स की बात। अगर इसकी विड्थ लेंथ की बात करें, सर्विक्स की लेंथ की बात करें तो इसकी 2 से 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, सर्विक्स की लेंथ होती है। विड्थ की बात करें, सर्विक्स की चौड़ाई की बात करें तो इसकी विड्थ कोई फिक्स नहीं होती है। इसकी विड्थ भी एट प्यूबर्टी, एट द रिप्रोडक्टिव एज और आफ्टर मेनोपॉज, इसकी विड्थ क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसकी विड्थ भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन जो यूटेरस से अगर इसको कंपैरिजन करें तो यूटेरस और सर्विक्स का जो अनुपात पाया जाता है विड्थ में, ठीक है, कितना पाया जाता है, सॉरी विड्थ तो इसकी क्या होती है, चेंजेबल होती है। तो विड्थ की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, किसकी लेंथ की बात करेंगे। वैसे इसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर इससे यूटेरस से कंपैरिजन करें तो प्यूबर्टी एट द प्यूबर्टी जो इसकी लेंथ पाई जाती है, किसकी, एट द प्यूबर्टी यूटेरस की जो लेंथ होती है वो इसकी सर्विक्स से कितनी होती है, 2:1, 2:1 की इसकी लेंथ पाई जाती है। मतलब कि अगर इसकी 2.5 सेंटीमीटर है तो यूटेरस की कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर लेंथ प्रेजेंट होगी एट द प्यूबर्टी के टाइम पर। रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज में ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:1। मतलब कि यूटेरस अगर 3 सेंटीमीटर का है, यूटेरस अगर 3 सेंटीमीटर का है तो सर्विस हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना, सॉरी ये अगर 3 सेंटीमीटर का है तो सर्विस हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर का। मतलब कि सर्विक्स से यूटेरस कितना होता है, 3 गुना प्रेजेंट होता है।
3:1 में प्रेजेंट होता है। और एट द मीनोपॉज, एट द मीनोपॉज ये क्या होता है, 1:1 में प्रेजेंट होता है। आफ्टर मीनोपॉज हमारा फीमेल का यूटेरस और सर्विक्स दोनों समान लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर का है सर्विक्स, सर्विक्स अगर 2.5 सेंटीमीटर का है तो यूटेरस भी कितना हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर का, 1:1 में प्रेजेंट हो जाता है एट मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब आपको मैं समझाऊँ, मीनोपॉज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो कोई भी फीमेल बर्थ, जो बच्चे को फिटल डिलीवरी करने के लिए या प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए कैपेबल नहीं होती है, वो एज कहलाती है हमारी क्या, मीनोपॉज। एब्सेंस ऑफ द, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है हमारा, मीनोपॉज कहलाता है। ठीक है, ये जो एज होती है ये कितनी एज मानी जाती है मीनोपॉज की, लगभग 40 साल इसकी एज मानी जाती है। 40 साल पे जो फॉलिकल होते हैं ओवेरी से, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं हमारे, ओवम जो होता है वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ओवम रिलीज होना बंद हो जाते हैं 40 साल पे। उस साल को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। ओवम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा बर्थ बेबी क्या होगा, कंसीव नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि क्या नहीं है, 40 साल पे ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं है, तो क्या होगा, सारे हमारे जो प्रेगनेंसी के जो है ओवम रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो रिप्रोडक्टिव एज है, जो उसी में क्या कर लेनी चाहिए, कंसीव कर लेनी चाहिए। 40 साल से अगर ऊपर चले जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल खत्म हो जाएंगे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। इसलिए जो एज होती है मेरिड की, मेरिड की या फिर जो कंसीव एज होती है, प्रेगनेंसी कंसीव एज होती है, वो कितनी मानी जाती है, 21 साल, 18 साल से ऊपर मान ली जाती है। 18 साल से कितनी होती है, 30 साल। 18 साल से 30 साल एक अच्छी प्रेगनेंसी एज होती है जिसमें फिटल बेबी कंसीव कर लेना चाहिए। 18 से 30 साल, 18 में क्या हो जाता है, लेकिन फीमेल क्या होती है, इमेच्योर होती है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए 21 से 30 एक बेटर एज होती है किसके लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसमें ग्राफियन फॉलिकल अच्छे खासे होते हैं, अच्छे डेवलप होते हैं और अच्छा इसमें बेबी को कोई दिक्कत नहीं होती है डेवलपमेंट के दौरान, अच्छे हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। ओके माय डियर, तो ये है हमारे किसके बारे में, सर्विक्स के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्विक्स के बारे में, देखिएगा ये जो सर्विक्स है इसका 1/3 पार्ट, लोअर 1/3 पार्ट जो होता है, लोअर 1/3 पार्ट जो होता है नीचे वाला, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उसमें टिश्यू पाया जाता है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। और अपर 2/3 पार्ट, अपर 2/3 पार्ट में, अपर 2/3 पार्ट जो होता है सर्विक्स का, उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कोल्यूमनर एपिथेलियम, उसके अंदर पाया जाता है कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब देखिएगा, एक कोई चीज है उसमें दो जने प्रेजेंट है, दो राजा प्रेजेंट है, कुछ भी मान लो, दो भाई है, एक चीज पे अधिकार जमाए हुए हैं, तो कभी क्या करता है, ये सर्विक्स है, इतने पार्ट्स में क्या है, कोल्यूमनर एपिथेलियम है, और नीचे वाले पार्ट में क्या है, सेक्वामस एपिथेलियम है। अब कभी तो क्या करता है, सेक्वामस एपिथेलियम इधर ओवरलैप हो जाता है हार्मोन्स के इम्बेलेंस की वजह से, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है बंद होती है, तो कभी तो क्या करता है, सेक्वामस एपिथेलियम इसको ओवरलैप कर जाता है, कभी कोल्यूमनर एपिथेलियम ताकतवर हो जाता है हार्मोन्स की वजह से, बोलता है नहीं इधर तो मेरा राज है। तो मतलब कि एक बॉर्डर लाइन प्रेजेंट हो जाती है इसके अंदर, सर्विक्स के अंदर, ठीक है, बॉर्डर लाइन प्रेजेंट हो जाती है, दोनों टिश्यू आपस में लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, कभी ये ओवरलैप कर जाता है, कभी ये ओवरलैप कर जाता है। यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, सर्विक्स कैंसर का। यही कारण होता है, दो एक ही ऑर्गन में दो टिश्यू प्रेजेंट होने पर, एक ही स्ट्रक्चर में एक ही लाइन में दो टिश्यू प्रेजेंट होने पर क्या होता है, आपस में ओवरलैप करते हैं, और मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन कोज होता है, ठीक है, ये क्या
इनडिफरेंशिएट टिश्यू, इनडिफरेंशिएट टिश्यू पाए जाते हैं। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स कैंसर देखने को मिलता है इन फीमेल के अंदर। अब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिसकी टॉलरेंस पावर ठीक नहीं है, उन्हीं में ही हमें क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स कैंसर देखने को मिलता है, हर किसी में देखने को नहीं मिलता है। ओके माय डियर, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक सर्विक्स के बारे में। आगे बात करें, आगे क्या टॉपिक है, सर्विक्स के ऊपर चलता है क्या हमारा, यूटेरस। तो फटाफट यूटेरस के बारे में बात कर लेते हैं। यूटेरस क्या है, एक होलो मस्कुलर कैविटी है, एक होलो मस्कुलर कैविटी है, होलो मस्कुलर कैविटी है, जो क्या करके रखती है, जो फिटल को बियरिंग करके रखती है, बियरिंग फिटल, फिटल को अटैच करके रखती है, संभाल के रखती है, पकड़ के रखती है। कौन सी कैविटी है हमारी, यूटेरस। ठीक है, यूटेरस कैविटी। ओके माय डियर, होलो मस्कुलर कैविटी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, फिटल लाइफ के दौरान कितनी स्ट्रेच हो जाती है और फिर फिटल पास आउट होने के बाद में बिल्कुल अपनी शेप में आ जाती है, इसलिए होलो मस्कुलर कैविटी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, इलास्टिक होती है। ओके माय डियर, यह है इसकी यूटेरस के बारे में बात। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस के देखिएगा, जो स्पर्म आते हैं, इसकी 3 लेयर पाई जाती है, यूटेरस की 3 लेयर पाई जाती है। यूटेरस में कितने लेयर पाई जाती है, 3 लेयर। जो ये अंदर वाली लेयर होती है, जहाँ पे क्या होता है, फिटस अटैच होता है, जो प्लेसेंटा अटैच होती है, वो वाली अंदर वाली जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। दूसरी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम के बीच वाली, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए किसकी बनी होती है, फाइब्रस की। आउटर जो कभी भी जो लेयर होगी वो हमेशा किसकी बनी होगी, फाइब्रस लेयर की बनी होगी, क्योंकि उसे क्या देना होता है, प्रोटेक्शन देना होता है। अंदर वाली जो लेयर होती है, मिडल लेयर, किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी हो रहती है। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल्स, तो ये किसकी बनी हुई रहती है, मसल्स की। एंडोमेट्रियम होती है, इसमें 2 लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी, एक तो होती है बेसल लेयर, एक तो होती है बेसल लेयर जो इनर साइडेड प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है आउटर लेयर, जो मतलब कि सर्विक्स के आउटर साइड में, जिसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल लेयर। ओके माय डियर, तो बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो जो लेयर शेडो होती है, जो लेयर एंडोमेट्रियम की शेडो होती है, कौन सी होती है, फंक्शनल लेयर शेडो होती है। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लेयर, फंक्शनल लेयर शेडो हो जाती है, टूट जाती है, और इसी के टूटने से हमें क्या देखने को मिलती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कौन सी लेयर के टूटने से, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सी लेयर के, एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर के टूटने से हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी होती है, फंक्शनल लेयर टूटती है, बेसल लेयर बनी हुई रहती है। और बेसल लेयर में पावर होती है जनरेशन की, बेसल लेयर में क्या होती है, जनरेशन की पावर होती है, जो क्या करती है, फंक्शनल लेयर को दोबारा डेवलप कर लेती है, फंक्शनल लेयर को दोबारा डेवलप कर लेती है, कौन, हमारी बेसल लेयर। इसलिए बेसल लेयर का होना भी जरूरी है। ओके माय डियर, तो इतना आपको समझ में आया, यूटेरस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये था यूटेरस के बारे में बात, हमने इसके आगे पीछे कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं उसके बारे में आपको बता ही दिया। यूटेरस के आगे की साइड में होती है क्या, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की साइड में पाया जाता है पाउच ऑफ डगलस और रेक्टम। ठीक है, इतना आपको पता है। आगे थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, थोड़ा इसकी साइज और शेप के बारे में बात कर लेते हैं। साइज साइज इसकी होती है, देखो साइज इसकी कितनी पाई जाती है, साइज इसकी होती है 3, 2, 1 इंच। इंच में अगर बात करें तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, सॉरी 3 इंच इसकी लेंथ होती है, 2 इंच इसकी विड्थ होती है, और 1 इंच इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में देखिएगा कितनी होगी इसकी,
लगभग 8 सेंटीमीटर तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और 2 का कितना हो गया इसकी, 5 5 के समथिंग क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाती है। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर के लगभग क्या हो जाती है हाइट। मतलब कि 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात करें, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्या हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। यूटेरस हमारा 4 गुना ग्रोथ कर जाता है। तो 4 गुना बढ़ने का मतलब है इसकी 35 सेंटीमीटर तो क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। और 25 सेंटीमीटर के लगभग इसकी क्या हो जाती है, विड्थ हो जाती है। और इसका क्या, हाइट, हाइट कितनी हो जाती है इसकी, 5 सेंटीमीटर के लगभग इसकी हाइट हो जाती है। सॉरी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के लगभग इसकी हाइट हो जाती है। तो ये था इसके किसके बारे में बात, यूट्रस के बारे में बात। वेट की बात करें, वेट की बात करें तो इसका कितना, 60 to 80 ग्राम, 60 to 80 ग्राम यूटेरस का वेट पाया जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वेट कितना हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हो जाता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के लगभग। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे 1000 ग्राम। और इसका वेट नॉर्मली जो फीमेल में कितना होता है, 60 से 80 ग्राम इसका वेट देखने को मिलता है। शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसे होती है, पियर शेप, जैसे नाशपाती होती है। अगर नाशपाती को इस तरीके से उल्टा रख देंगे तो इस शेप में वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, इस शेप में हमें नाशपाती देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कैसी शेप में होती है, पियर शेप में, पियर शेप में यूटेरस प्रेजेंट होता है। यूटेरस के अपर साइडेड में एक फंडस पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फंडस। ये भी स्ट्रेचिंग में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे किसके बारे में बात, यूटेरस के बारे में बात। अगली बात करें, अगली बात करेंगे हम किसके बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, पूरी फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी के बारे में बात। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए और लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलनी ही मिलनी है। थैंक यू ऑल, थैंक यू।